ये है एंटार्क्टिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हों, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, एंटार्क्टिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। एंटार्क्टिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई 100 साल से बहुत से कंट्रीज एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंटार्क्टिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती है? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एंटार्क्टिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि एंटार्क्टिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं और इसीलिए वो एंटार्क्टिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। एंटार्क्टिका किसने डिस्कवर किया? डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि एंटार्क्टिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन एंटार्क्टिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में एंटार्क्टिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो एंटार्क्टिक सर्कल क्रॉस करके इधर एंटार्क्टिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी एंटार्क्टिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे एंटार्क्टिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग्स जरूर नजर आए, और समुद्र के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने एंटार्क्टिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था, और इसीलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थी। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बेलिंग्सहाउसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर एंटार्क्टिका को बहुत करीब से देखा। गो कि उसने एंटार्क्टिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने एंटार्क्टिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत से एक्सप्लोरर्स ने एंटार्क्टिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर एंटार्क्टिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में एंटार्क्टिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट्स के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि करीबन 90 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। एंटार्क्टिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश।
ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को बहुत सालों तक पजल किए रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं। मैकमर्डो की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे है जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट्स ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेसी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेस शिप्स भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स जहाँ इन्हें एलियन यूएफओस कहते रहे, वहीं बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नजदीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस हैं जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यही पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहां अभी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वहीं अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन अग्रेसिवली अंटार्कटिका पर एक्सपेडिशंस भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करना होंगे। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं, लेकिन चाइना और ये दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है। बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में नियोडीमियम, प्रेजियोडीमियम, टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं और क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार्स और आयन बैटरीज ही अब फ्यूचर है और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशंस है। दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्रों में सदर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन इमिशन सदर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने अब बाहर आ रहे हैं। इन समुद्रों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सी स्टडीज चल रही हैं और हु नोस कि आने वाले टाइम में और क्या मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कवर होंगी। अंटार्कटिका, जिसको दुनिया का बॉटम या फिर साउथ पोल भी कहा जाता है, यहाँ की आइस शीट्स की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जितनी 5 बिल्डिंग्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया जा सकता है। इस बर्फ के अंदर लाखों साल पुराने राज आज भी दफन हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छुपी जिंदगी के बारे में। नंबर 7, 2022 में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेज की मदद से अंटार्कटिका में मौजूद लार्सन बी आइस शेल्फ पर एक गैर मामूली निशान देखा। इनको इस पर शक तो तब हुआ जब क्रैक जैसा दिखने वाला निशान 2021 के बाद की फोटोज में ही देखा जा सकता था। उससे पहले ऐसा कोई निशान वहां मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल के आगे कैमरा लगाकर यहाँ सुराख करना शुरू किया। करीब 500 मीटर्स की गहराई पर जाकर ड्रिल को रोकना पड़ गया, क्योंकि ड्रिल पर लगे कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे छुपी एक अजीब दुनिया का मंजर रिकॉर्ड कर लिया था। आइस शेल्फ के बीच एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केव के अंदर हजारों लाखों एम्फीपॉड्स मौजूद थे। एम्फीपॉड्स की ये किस्म श्रिम्प, जिसे अक्सर झींगा भी कहते हैं, उससे काफी मिलती जुलती थी, जो ड्रिल के आने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। बस सवाल ये है कि अंटार्कटिका में एक रिमोट आइस शेल्फ के 500 मीटर अंदर एम्फीपॉड्स कहां से आए और ये जिंदा रहने के लिए क्या खाते होंगे।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि समंदर में तो झींगे मरे हुए डीकम्पोज प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका की इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी ना कभी प्लांट्स भी होते होंगे जिनको खाकर ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। नंबर 6, समंदर का अभी तक का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। दूसरे नंबर पे ब्राउनसन डीप, लेकिन तीसरा गहरा पॉइंट अंटार्कटिका के सदर्न ओशन में मौजूद विक्टोरियन डीप के नाम से जाना जाता है। इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था, जिसकी गहराई 7437 मीटर्स कैलकुलेट की गई है। विक्टोरियन डीप को सोनार स्कैनिंग की मदद से अंटार्कटिका के करीब डिटेक्ट किया गया है। इसमें शिप पर सोनार स्कैनर लगाकर सदर्न सी के बर्फीले पानी पर चलाया जाता है। अभी तक सी फ्लोर का जो मैप सोनार स्कैनिंग ने बनाया है उसमें 1200 टेस्ट लगे हैं, लेकिन अभी भी रिसर्चर्स ये जान नहीं पाए कि ये पॉइंट कैसे बना था और इसका आसपास के समंदरी फर्श के साथ क्या कनेक्शन है। नंबर 5, 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक क्रूज लाइन के पैसेंजर्स ने पानी में एक बहुत बड़ी जेलीफिश देखी। क्रूज के ऑपरेटर ने सबमर्सिबल डिप्लॉय की और पैसेंजर्स को पानी के अंदर जेलीफिश का नजारा दिखाने ले गए। ये एक बहुत बड़ी जेलीफिश थी, करीब 33 फीट बड़ी। इसको जायंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश नॉर्मली ओशंस की 3500 फीट की गहराई में रहती हैं, पर इसको अंटार्कटिका के समंदर की सतह पर देखा गया है। अभी तक रिसर्चर्स को कंफर्म नहीं है कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वो भी समंदर की सतह पर। नंबर 4, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर से एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं जो 9 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो सौ पहले खो चुकी थी। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समंदरी फर्श के भी नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पोलन और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियोकार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि इनका ताल्लुक क्रीटेशियस पीरियड से है, वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। ये फॉसिल्स अंटार्कटिका का ऐसा नक्शा बता रहे हैं जब यहाँ हरी भरी वादियां और रंग बिरंगी फील्ड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका का रेन फॉरेस्ट कई करोड़ साल तक यहाँ मौजूद था, जो अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 3, अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मीटियोराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मीटियोराइट्स का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मीटियोराइट जिसका नाम ALH 84001 है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मीटियोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मीटियोराइट में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब ये मीटियोराइट मार्स से टूटकर यहाँ आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मीटियोराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सके। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मिकदार में बहता था। नंबर 2, हमें से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब्स में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक प्रिजर्व्ड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को महफूज रख कर बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया।
इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर्स की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। जैसे हर 1000 सालों के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और इनको अब अगली बार कब आना है, ये सारी प्रिडिक्शन इन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। और अब नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गैम्बर्टसिफ माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर्स तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग है। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं, इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं है। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है। क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उभरने की वजह से उभरे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं।